नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। शाम के 6 बज चुके हैं। लोकसभा के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। आज 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, चंद्रपुर से केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, गया से जीतन राम मांझी, जमुई से चिराग पासवान का फैसला पहले चरण में हो गया है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बागपत से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जैन चौधरी, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज आया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। मेरठ में 60.5, ये शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। मेरठ में 60.5, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और यहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो त्रिकोणी है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच का। बागपत में भी 60% वोटिंग है, जिसको अच्छी वोटिंग मानी जा सकती है। शाम 5 बजे तक इसमें इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि 5 बजे तक के मतदान के बाद कुछ लोग बाकी रह जाते हैं, जो लोग लाइन में लगे रहते हैं। और कैराना में पूरा ग्राफिक्स आ नहीं रहा है, एक बार फिर से हम बता दें आपको कैराना में कितने प्रतिशत वोटिंग है। तो 60.35% वोटिंग कैराना में हुई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर यानी यहां की बात करें, नोएडा की, तो यहां पर लगभग 58% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है। यहां से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा मैदान में है। गाजियाबाद में जहां जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और पिछला चुनाव उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीता था, वहां पर शाम 5 बजे तक 55.20% वोटिंग हुई है। इसके बाद हम आगे बढ़े। नागपुर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर नितिन गडकरी को कांग्रेस के प्रत्याशी से अच्छी टक्कर मिल रही है, वहां पर 53.13% वोटिंग हुई है। नाना पटोले कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो कांग्रेस में आ गए और अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं नितिन गडकरी के खिलाफ। हरिद्वार के कनखल में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मतदान किया और कहा कि उनका वोट देश की सुरक्षा करने वालों के समर्थन में है। देखिए, कुछ लोगों ने जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर और गरीब अमीरों के नाम पर देश को बहुत तोड़ा है, आपस में घृणा नफरत पैदा की है। और उनकी फितरत सारा देश जानता है, जो सबको साथ में लेकर के सबके विकास की बात करे, सबका हित चाहे और अपने लिए कुछ ना चाहे, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। और इतनी बात कहने से लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि आज राजनीतिक तौर पर देश काफी जागरूक हुआ है। बाबा जी, तो अभी एक नया अपडेट आया है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को वो नया अपडेट बता दूं। एवरेज पोल परसेंटेज तमाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश की जो पहले फेज में थी, वो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और यहां पर लगभग 60% एवरेज मतदान हुआ है। इसे एक अच्छा पोल परसेंटेज कहा जा सकता है। ये बढ़ेंगे। सहारनपुर में 63.76%, कैराना में 60%, मुजफ्फरनगर में 60.80%, बिजनौर में 60.60%, मेरठ में 59.40%, बागपत में 60.40%, गाजियाबाद में 55.20% और गौतम बुद्ध नगर में 58.00%। ये वोटिंग परसेंटेज आया है। और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल फिगर इस वक्त मेरे पास आए हैं, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की इन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 60% मतदान 5 बजे तक हुआ है। इस परसेंटेज के बढ़ने की संभावना इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज 5 बजे तक का रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद लाइन में जो लोग रह गए हैं, जो लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच गए हैं, उन तमाम लोगों के वोट डलवाए जाएंगे। ये एक नियम है जो कि इलेक्शन कमीशन जिसका पालन करता है और उसी नियम के आधार पर 60% से थोड़ा ऊपर जा सकता है ये मतदान। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी जुड़ेंगे। इन सबको जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में दोनों के पास चलेंगे। उमाकांत जी, 60% मतदान, उत्तर प्रदेश की फिजा क्या बता रही है आपको? सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या एनालाइज किया? देखिए, ऐसा है कि एक तो
दो तरह का पैटर्न है। तो जिन जिलों में चुनाव हुआ हमने वहां रिपोर्टिंग कर रखी है, घूमे हुए खूब। तो वहां यह है कि एक तो देहाती इलाका है और शहरी इलाका है, और खेती बाड़ी का कोई ऐसा धंधा पानी बहुत बड़ा नहीं है कि लोग खेत में जा रखे हैं और वोट डालने नहीं आ पाए। छोटी मोटी खेती, सब्जी उब्जी का काम होगा, दूध का काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा था। मौसम इतना प्रचंड गर्मी का नहीं था। लोग सुबह सुबह निकल करके आए, और वोट का परसेंटेज जो बढ़ा है उसके पीछे कई कारण हैं। मुझे जो मेरा अनुभव है वो ये है कि बड़े पैमाने पर जब वोट डालने के लिए जाते हैं, गांवों से लोग बड़े पैमाने पर एक साथ वोट डालने जाते हैं, तो वोटिंग पैटर्न अलग अलग कस्बों का, शहरों का ये अलग अलग होगा। और मुझे लग रहा है कि जो पार्टी, और चूंकि सबसे वोटिंग परसेंटेज मैं कहूंगा इसको मॉडरेट, अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, और ये ऐसी हालत नहीं है जबकि सारे चैनल, सारे टीवी पत्रकार, सारे विश्लेषक हम सब ये कह रहे हैं कि कोई लहर नहीं है। इसके बाद भी बड़ा अच्छा वोट परसेंटेज होना यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लोग अपनी तकदीर, अपने जो जीवन स्तर बढ़ाने के लिए लोगों को लगता है कि जो अच्छी सरकार कौन देगा, उसके लिए वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं। लोगों में बिना किसी भय के, डर के लोग वोट डालने आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा हमने खुद देखी है। वहां से छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी वारदात नहीं है। अभी हम दीपक जी से चर्चा कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश और साउथ में बहुत बड़ा अच्छा मतदान प्रतिशत हुआ है, तो वहां भी एक किस्म से आंधी है। आंध्र प्रदेश में हम देखें कि वहां पर एकदम दो प्रमुख प्लेयर है, खिलाड़ी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उधर वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, और मुझे लगता है कि दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है कि दिल्ली के तख्त में जो सरकार बनेगी उसमें कौन अपना वर्चस्व कायम करेगा। तो ये सारे मिले जुले समीकरण पूरे देश से आए हैं। मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का पर्व है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के उन तमाम लोगों को, आपके जो दर्शक आपके टेलीविजन को देख रहे हैं, उनको उनमें एक पॉजिटिव संकेत जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले जो चरणों में जो चुनाव होगा उसमें भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि लोग घर से बाहर निकले और मतदान करें, क्योंकि अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो कौन लोग जीतेंगे, जिनको आप नहीं चाहते वो लोग जीत जाएंगे। ऐसा मेरा आज के जो मतदान हुआ है प्रथम चरण का, उसमें दीपक जी को मेरा यही कहना है। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जफर इस्लाम साहब, आज दिन भर जिन लोगों से हमने बातें सुनी, जो लोगों के मत सुने, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कोई लहर तो नहीं है, लेकिन लोग अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को वोट डालने के लिए निकले हुए हैं। आपको क्या लगता है? आपने दावा किया था कि इस बार भी पिछले बार की तरह मोदी लहर है, आपको वो लहर दिखाई दे रही है? क्योंकि ग्राउंड पे उस तरह की लहर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए दीपक जी, जब 2014 में मोदी जी पहली बार लड़ रहे थे इलेक्शन, मोदी सरकार आने की संभावना थी, एक लहर दिख रही थी। अब लोगों का विश्वास है मोदी जी पे। लहर दिखे ना दिखे, विश्वास है, विश्वास साफ दिखता है मुझे। और उसी विश्वास के बेसिस पे आज जो इस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है, इस बात को दर्शाता है कि लोगों का भरपूर विश्वास आज इनकम्बेंट सरकार में, मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में है। और इसलिए सब लोग खुलकर वोट कर देने के लिए आए हैं बाहर, इसलिए कि वो चाहते हैं कि फिर से ये सरकार कायम रहे। और देश की जैसे उन्नति हो रही है, देश के लोगों की जिस तरह से जिंदगी में एक अच्छा चेंज आया है, और पूरा मिडिल क्लास हो या जो गरीब तबका है, या फिर सब किसान है, या महिलाएं हैं, नौजवान है, या बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, सबकी जिंदगी में एक नया दिखने को मिला है, जो उनकी जिंदगी बेहतर हुई है, ये साफ दिखता है। इसलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार और मोदी जी पे भरोसा है, इसलिए वो लोग देने के लिए वोट आए हैं। मुझे लगता है कि आज जहां भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा देखा जा रहा है, वो उस बात की निशानदेही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेकर, किसी और का तो कोई लहर है नहीं। तो लहर किस हो सकती है, तो सिर्फ एक ही चीज, वो कॉन्फिडेंस की, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल साफ हमें दिखता है ग्राउंड पे मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए कॉन्फिडेंस दिखता है। मुकेश नायक जी, मोदी जी के लिए कॉन्फिडेंस आपको दिखाई दे रहा है गांव में, जहां पर आप कैंपेन करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर, और खासतौर से उन
91 सीटों की हम बात करें जहां पर आज मतदान हो चुका है और तमाम नेताओं की किस्मत जो है ईवीएम के अंदर कैद हो गई है। आपको क्या लगता है, मोदी जी के प्रति वो विश्वास देखा जा रहा है क्या देश में? दीपक जी, आज सवेरे जब अपनी बात हो रही थी तब हमने कहा था कि कोई मोदी लहर नहीं है। सारे विश्लेषक, सारे चुनाव के जो विशेषज्ञ हैं, वो सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कोई लहर नहीं है। उसका कारण ये है कि जो अभी मध्यम वर्गीय लोगों की बात हमारे जफर भाई कर रहे थे, सबसे ज्यादा निराशा तो मध्यम वर्गीय लोगों को हुई है इस सरकार से। नोटबंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा क्योंकि जो पैरेलल इकोनॉमी थी देश की वो खत्म हो गई। जी, आप सर्विस टैक्स बढ़ाया इन्होंने, रेलवे का किराया बढ़ाया इन्होंने, महंगाई बढ़ी देश में, जिसका कमर तोड़ प्रभाव मध्यम वर्ग के ऊपर बहुत तेजी से पड़ा है। दूसरा, जो ट्रेड करने वाले थे, जो लघु उद्योग वाले थे, उन पर इतना बुरा असर पड़ा है कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद उनकी बिल्कुल कमर टूट गई, उनका व्यापार बिल्कुल चकनाचूर हो गया। आप खुद देखिए कि जो घरेलू उत्पादन है भारत का, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 8 कोर इंडस्ट्री कितनी बुरी तरह से भारत की प्रभावित हुई है। रोजगार सबसे न्यूनतम स्थिति में है भारतवर्ष में पिछले 10 सालों में। तो ये तमाम कारण रहे हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, केवल एक समुदायों में सामंजस्य की कमी देश में आई है, एक असुरक्षा का वातावरण देश में बना है। इन तमाम चीजों के चलते नक्सलाइट मूवमेंट तेज हुआ है भारत में, आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा हुई हैं, हमारे फौजी ज्यादा शहीद हुए हैं। इन तमाम चीजों के चलते, और मैं जरा जवाब दे दूं, वहां 8 पहले भी ज्यादा जो नक्सलाइट मूवमेंट था दीपक जी, वो इन्हीं 8 डिस्ट्रिक्ट में ही था पहले। और इस समय देखिए, अभी 2 दिन पहले क्या घटना हुई छत्तीसगढ़ में, हमारे सिटिंग एमएलए की हत्या कर दी, उनके साथ 4 लोग और मौत के घाट उतार दिए गए। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने खत्म कर दी। 52 नेता एक दिन में मारे कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में। इतना लोमहर्षक घटना थी वो, इतनी इन्हें रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। और मुकेश नायक जी, वो 2013 की बात है जब आपकी सरकार थी। कुमार पटेल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नहीं, बीजेपी की सरकार थी दीपक जी। आज तो आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में। जफरभाई सूत्र, आज तो आपकी सरकार है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार थी, 2013 की बात थी वो। अरे नहीं, जो 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में घटना हुई है, उसकी जिम्मेदारी कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, उसको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और ठीक करना पड़ेगा। ये सब चीजें, हमारे इन्फॉर्मेशन का तरीका बदलना होगा, सिर्फ आप बीजेपी की सरकार पर ये बात बदलना होगा और वैज्ञानिक बनाना होगा। मुकेश नायक जी, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, आप सिर्फ बीजेपी की सरकार पर डालकर ये बात छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करना केंद्र और राज्य की मिली जुली जिम्मेदारी है। इस बात को भी आपको समझना होगा। हम आगे तो पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, 91 सीटों पर मत डाले गए और 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मत डाले गए। इसमें महाराष्ट्र की 7 सीटें थी, वो 7 सीटें विदर्भ की, जहां से हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी आते हैं। मनीष भाई, 53% के आसपास नागपुर में मतदान बता रहे हैं और कुल मिलाकर इसी मतदान के प्रतिशत के आसपास पूरा विदर्भ का मतदान रहने की संभावना है। आप इस मत प्रतिशत को किस तरीके से देखते हैं? देखिए दीपक भाई, ये जो 53% है, ये ज्यादा से ज्यादा जो मतदान केंद्रों में अभी लोग पहुंच चुके होंगे, वो बढ़ेगा भी तो 3 से 4% बढ़ेगा। तो विदर्भ में जो ये इलाका है जहां 7 सीटें हैं, ये पूर्वी विदर्भ है महाराष्ट्र का। और ये समझिए कि यहां पर एक तो गर्मी, और गर्मी के अलावा जो सबसे ज्यादा मिसिंग, मेरी लगातार 7 सीटों पर लोगों से बात होती रही, उत्साह की कमी लोगों में देखी गई। एक तो लोग दुविधा में हैं कि आखिर क्या करें क्या ना करें, बातें साफ नहीं है, फोकस साफ नहीं है, और रोज जो भ्रामक चीजें सामने आ रही हैं। एक तो सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अपना बड़ा काम कर रहा है, जो कि सीक्रेट आर्मी के रूप में, कि लोग फैसला नहीं ले पा रहे क्या सही क्या गलत। लेकिन हाँ,
ये अगर मतदान का प्रतिशत है, यहां सातों की सातों सीटें एनडीए के पास है, यानी बीजेपी और सेना के पास। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें कि यूपीए को फायदा होता दिख रहा है। जो रुझान और जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक शिवसेना को सबसे बड़ा झटका लग सकता है और नागपुर भी जो है वो कांटे की टक्कर बनी हुई है। आपने बताया कि शिवसेना को झटका लग सकता है और नागपुर कांटे की टक्कर बनी हुई है। इन 7 सीटों पर आप अलग अलग किस तरह का रुझान देख रहे हैं? अगर 7 सीटों को हम बाइफरकेट करें उस हिसाब से तो देखिए, बात करें रामटेक की। रामटेक वो सीट है दीपक भाई जहां से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चुनाव लड़ा, मुकुल वासनिक। ये रामटेक सीट शिवसेना के खाते में है और शिवसेना के खाते में दूसरी बार उसी नाम को दिया गया है जो कि कृपाल तुमाने हैं, जहां पर इनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी एक्स ब्यूरोक्रेट किशोर गजबीये जो है वो लड़ रहे हैं। चूंकि कृपाल तुमाने पिछले 5 साल में सांसद रहते हुए ऐसा कोई उनका जनसंपर्क नहीं था जिसके कारण वो अपने आप को उन्होंने मतदाताओं से दूर रखा। ये एक वजह हो सकती है। दूसरा ये कि काम के रूप में भी जो भी काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नागपुर केंद्रित दिखाई दिया लोगों को। बड़े बड़े फ्लाईओवर, सीमेंट के रास्ते, सिंगापुर स्तर पर 3 टियर सिस्टम का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये मेट्रो का आ जाना, ये केवल विदर्भ को अगर केंद्र कर रहे हैं और नागपुर अगर उसका केंद्र है तो ये समझिए कि केवल नागपुर में ये चहुमुखी विकास दिखा। इसकी 2 वजह की पहली वजह है एक तो नितिन गडकरी और दूसरी वजह है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसी शहर से आते हैं, तो विकास एकदम खुल के दिखाई दिया और इसकी चर्चा होने लगी। अब हम बात करें दूसरे हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं वो हैं चंद्रपुर से हंसराज अहिर। हंसराज अहिर लगातार दिल्ली में रहे, उनका अपना जो लोगों से संपर्क था फिर वही बात वो कम होता चला गया। चंद्रपुर उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा। कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता नरेश पुगलिया वहां से आते हैं। उन्होंने इस बार बगैर किसी विरोध के जो कैंडिडेट दिया गया उसके साथ दमखम के साथ खड़े रहे और ये माना जा रहा है कि हंसराज अहिर जो लगातार 4 बार से वहां के सांसद रहे हैं उनको इस बार काफी तकलीफ हो सकती है। काफी तकलीफ हो सकती है। मैं आपको रोकूंगा, एक क्विक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम विदर्भ की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे और जफर भाई और मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वोटर के अंदर किस तरह का रिएक्शन वो इस पहले फेज के पोलिंग के बाद देख रहे हैं। तो भारत में लोकतंत्र का पर्व आज शुरू हुआ। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और पहले चरण की वोटिंग के बाद अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन औसत मतदान उत्तर प्रदेश में उन 8 सीटों पर हुआ है जहां पर आज मत डाले गए। अभी तक के अनुमान के मुताबिक, अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 60% मतदान इन 8 सीटों पर हुआ है। वहीं हम महाराष्ट्र की 7 सीटों की बात करें तो यहां पर लगभग 55% के आसपास मतदान हुआ है। सीधे चलते हैं सैयद जफर इस्लाम साहब के पास। जफर इस्लाम साहब, मुकेश नायक जी ने साफ साफ कहा कि न तो लोगों में उत्साह है और ना मोदी जी डिलीवर कर पाए। मोदी जी ने पहले चरण में 21 रैलियां की, राहुल गांधी ने 20 रैलियां की। क्या आपको लगता है मोदी जी कन्विंस कर पा रहे हैं देश को? देखिए, इन रैलियों की वजह से नहीं, रैली में वो ऑलरेडी जिस तरह से आप देखिए समर्थन प्राप्त होता है, जिस तरह से जन सैलाब होता है रैली में, वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं पिछले 5 सालों में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जन सेवा किया है, लोगों के हित में काम किया है, उससे उनका एक विश्वसनीय सरकार रही है और लोगों का विश्वास जीता है, प्राप्त किया है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ रैलियों की वजह से लोग वोट देंगे। राहुल गांधी कितनी भी रैली करें, जब अगर विश्वास की कमी है और विश्वास प्राप्त नहीं तो वोट में तब्दील कभी होगा नहीं। ये बात मैं बार बार डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने काम किया है, इन्हें शायद आंखों में इन्होंने पट्टी बांध रखी है इसलिए इन्हें दिखता नहीं। अगर मैं जब 2-3 काम को गिनाना चाहता हूं ताकि मुकेश नायक जी अगली बार कहने से थोड़ा सा परहेज करें, मैं चाहता हूं ये बताना उनको कि जिन लोगों के पास छत नहीं थे, अगर ऐसे लोग जो होमलेस हैं उनके पास घर नहीं, उनको घर देने का काम किया। अगर ये आपको काम नहीं दिखना तो ठीक है, आपको मुबारक। हमें तो ये काम दिखता है कि गरीबों को जिनको छत नहीं उनको छत देना मुझे काम दिखता है। अगर लोगों के पास बिजली नहीं है और घर घर तक बिजली पहुंचाना आपको काम नहीं दिखता है, लोगों की जिंदगी में उजाला लेकर आए, ये काम नहीं दिखता, तो आप ठीक है भाई, आपको काम ना दिखता हो, हमें ये काम लगता है कि लोगों की आशाएं हैं और हमें उस पर खरा उतरना है। महिलाओं के लिए अगर हम गैस कनेक्शन देते हैं या
युवा पीढ़ी को या लोग ऐसे नौजवान जिनको चाहिए कि कर्ज मिले, जाके बिना कोलैटरल फ्री कर्ज मिले और उससे वो अपना बिजनेस शुरू करे, तो ऐसे लोगों को हमने इनकरेज किया है और बड़े बड़े अमाउंट हमने इस कर्ज दिया है मुद्रा योजना के अंदर। तो इसको आपको लगता है कि देश के जनता के लिए ये काम नहीं, तो आप ऐसा काम, आप कोई और काम करने की सोचना, लेकिन ये लोगों की आशाएं थी, हम उस पर खड़े उतरे। तो ऐसे हम 1000 काम गिनवा सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए, और इसी वजह से लोगों का विश्वास है मोदी जी के पर, और हमें पूरी उम्मीद है कि जहां भी जितना भी वोट हो रहा है उसमें पूरा जो है एनडीए के हित में हो रहा है। मैंने सुना था अवस्थी जी को भी, जो वो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में देखिए इस बार, और मैं आप इस चीज को 23 मई को मुझे दिखाइएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, कि कम से कम 42 सीटें हमें महाराष्ट्र में आएंगी, 48 में से 42 सीटें आएंगी। ये हमें पूरा इसका एतबार है, इसलिए कि वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काम किया, पूरा प्रदेश और जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काम को देखता है, और इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उतने ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। तो इससे समझ में आता है कि लोगों का बिल्कुल विश्वास एनडीए सरकार पे है। हो सकता है कि किसी को जफर भाई 48 में से 42 पे लिख के रखूंगा, 48 में से 42 पे लिख के रखूंगा। बिल्कुल लिख के रखिए, मैं कह रहा हूं शायद आपको इसमें उस दिन आपको यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज के हमारे जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक आग शायद चली जाए, लेकिन शायद कोशिश करूंगी कि 48 की 48 आए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और उनकी लोकप्रियता आपको ही मालूम है कि महाराष्ट्र में किस तरह की लोकप्रियता है। शायद इससे पहले इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुआ नहीं, जो कि हर लोगों के, चाहे वो अगर कोई ऐसा हो कि कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का भी अगर उसको भी ऐसे काम पड़ती है, तो आप मुख्यमंत्री उसके लिए भी खड़े रहते हैं। आप कभी मुख्यमंत्री आवास पे जाइए, आपको आश्चर्य होगा कि ये पार्टी किस पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं। सबके अपने काम लेके इसलिए आ जाते हैं कि उनको विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री बिना भेदभाव किए प्रदेश की जनता है, इसलिए काम करते हैं। मुकेश नायक जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने 44 सीटों से दौड़ना शुरू किया है, रेस खत्म होगी 272 पे। चलिए 272 ना आए, आप 100 सीटें भी बढ़ा लेते तो 150 के आसपास जाकर टिकेंगे, और इतनी बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आपकी नहीं बनेगी कि आपको सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाए। तो सरकार बनाने की रेस में तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आज के आंकड़ों पर अगर नजर डालें उस हिसाब से। दीपक जी, अगर 150 सीटें जो आप बता रहे हैं अगर हमें मिल गई तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे और हम सरकार केंद्र में। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ 150 सीटें मिल गई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, मैं कहता ही नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपको मैक्सिमम 100 भी मिल गई, जो मिलने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, अगर आप हर स्टेट वाइज कैलकुलेशन कर लें, उसको बाइफरकेट कर लें, अलग अलग कर लें, आप खुद मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के। देखिए 100 सीटें मिलकर आप कितने खुश हो रहे हैं, जो बहुमत से लगभग 120 दूर है। दीपक जी 60 सीटों का नुकसान हमारे मूल्यांकन और सर्वेक्षण के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हो रहा है। आपको नहीं मिल रही है सीटों का नुकसान हो रहा है, नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश में कुछ, आपको कुछ नहीं मिल रही है, सिर्फ सोनिया जी की सीट मिल रही है और राहुल गांधी की मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें संशय है। नहीं, बिल्कुल कोई संशय नहीं है। लाखों वोट से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत रहे हैं, अमेठी उनका परिवार है, वहां कोई सेंध नहीं लगा सकता। अमेठी रायबरेली में 20 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र में हो रहा है, जो सीधा शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस परिवारवाद अनुसार है। 10 सीटों का फायदा मध्य प्रदेश में हो रहा है, 6 सीटों का फायदा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, 10 सीटों का फायदा हमको राजस्थान में हो रहा है। अगर ये 90-96 सीटें बीजेपी की कम होती हैं, तो कौन सा गणित उनका बैठ रहा है कि देश में वो सरकार बनाएंगे? पर गणित आपका भी नहीं बैठ रहा ना वैसे मुकेश भाई। दूसरी बात अभी जफर भाई ने कही कि उन्होंने, मुकेश भाई मैं आपसे बड़े हम्बली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 23 मई का काम आज हम करने ना बैठ जाए। अभी मतदान हुआ नहीं है, हम ये ना डिसाइड कर ले कि इनको कितना घाटा हो गया है और इनको कितना फायदा हो गया है। थोड़ा रियलिस्टिक असेसमेंट करते हैं तो दर्शकों को भी फायदा होगा। आपको क्या लगता है? हम अनुमान और हम अपने मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, अपना मूल्यांकन और अनुमान बता रहे हैं
जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अनुमान व्यक्तियों के सही बैठे। हम अभी जफर भाई कह रहे थे कि हमने जो आवास योजना गरीबों के लिए बनाई उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। जफर भाई को ये पता नहीं है कि अगर बिजली गोल हो जाती है गांव में तो 4-4 महीने ट्रांसफार्मर नहीं आता। हितग्राही मूलक योजनाएं जो चल रही हैं उसमें केंद्र शासन की मैचिंग ग्रांट 6-6 महीने लेट हुई है। उससे पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये 6-6, 8-8 महीने लोगों की देरी हो गई है। आप देखिए कि जो पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो पूरे राज्यों में ठप पड़ी हुई है जहां बीजेपी की राज्यों में सरकार है। अनाज वितरण का काम, मिट्टी के तेल के वितरण का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से मुकेश भाई थोड़ी सी एनर्जी बचा लेनी चाहिए। फ्री में अभी 6 राउंड और बचे हुए हैं। आपने फ्री में नहीं दी। मुकेश भाई थोड़ी सी एनर्जी बचा लेनी चाहिए, अभी 6 राउंड और बचे। क्यों जफर भाई? और जफर भाई ने आज देवेंद्र फडणवीस की ज्यादा ही तारीफ कर दी। जी दीपक जी, जी दीपक भाई आपको याद होगा मुकेश भाई, अपन मैं पिछले तो आपसे सप्ताह थोड़ी सी भोपाल बात के कर मंच पे रहा थे तो कांग्रेस के सारे नेता कह रहे थे 29 में से 29 सीट, कर्म भूमि वैसे ही है, जफर भाई ने भी कर्म कह दिया के लोग 48 में कर्म से भूमि 48 कम हुआ तो 42। हाँ तो वो 42 कह रहे हैं ना, 48 में से नहीं, 42 लेकिन का उन्होंने फिगर ये है। कहा कि आप बताइए मनीष भाई, आप उस राज्य से आते हैं, मुझे बताइए कितना रियलिस्टिक असेसमेंट है जफर भाई का? देखिए जफर भाई, बात वही है ना दीपक भाई, हर नेता अपनी पार्टी के लिए वो तो ये कहेगा ही नहीं कि सीट कम हो रही है। आप मध्य प्रदेश का जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, आप भी मौजूद थे, जिससे बात करो 29 में से 1-2 कम हुई तो हुई, उतने ही लेंगे। तो वैसे ही जफर भाई भी कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को मानना चाहिए कि आने वाले समय में आपका एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई चीज है कि सारे के सारे काम आपने इतने अच्छे कर दिए कि जनता इतनी ज्यादा ममता में लौट देगी पार्टी को कि आप लोग पूरी की पूरी सीटें लेंगे। इस बार ये समझिए जफर भाई, पिछले 2014 में मोदी जी की लहर के बाद भी कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़े थे, इस बार वो इकट्ठा होकर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जमीनी हकीकत पर बात करनी चाहिए। एक एक लाइन का सवाल, क्या मोदी की लहर आज की पोलिंग के बाद आपको दिखाई दे रही है मनीष भाई, कंप्लीट लहर उसी तरह की जिस तरह 2014 में थी? जैसा कि आपने शुरू किया ये बुलेटिन, औसत आपको? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मोदी जी की जो 2014 के मुकाबले कोई लहर नहीं है। ये हुआ है 5 साल में कि मोदी जी ने ऐसे क्षेत्रों में अपने लिए एक मजबूत वर्ग तैयार किया है जो भाजपा को नहीं मोदी के नाम पर वोट डाल रहा है, जो कैंडिडेट को नहीं देख रहा है वो मोदी जी के नाम पर वोट डाल रहा है। और जो लोग अभी कई जगह मतदान कम हुआ है, औसत से कम हुआ, उसका कारण यह है कि लोग कैंडिडेट से नाराज हैं। लेकिन वो मोदी को कह रहे हैं कि भाई ये तो हम अगर वोट डालने जाएंगे तो मोदी तो जीतेंगे नहीं है, तो ये जीतेगा जो 5 साल से जिसके दर्शन नहीं हुए। तो ये सारे फैक्टर इस चुनाव में काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपको औसत लगता है? औसत से कम मुझे लग रहा है कि औसत से कम मोदी जी की लहर है। औसत से कम मोदी जी की लहर है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या 2014 रिपीट होगा? क्या बीजेपी को उतना बम्पर बहुमत मिलेगा? इन 91 सीटों का क्या इंडिकेशन है? इस पर हमारा विश्लेषण लगातार जारी रहेगा। फिलहाल